होता हूँ तो मैं रोता नहीं हूँ। मिया को लगता है कि उसके पास एक एकदम आज्ञाकारी बच्चा है। हर दिन माँ का दूध और फॉर्मूला पीने के बीच मुझे सबसे ज्यादा छत को घूरना पसंद है। शुरू में मिया मान लेती है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और इंट्रोवर्ट है। उसे क्या पता कि मेरे जोन आउट होने का रीजन यह है कि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे लगातार इवॉल्व होने के लिए कह रहा है। दूध की एक बोतल पीकर सेटिस्फाई होने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरा एनर्जी बार फुल हो गया है, लेकिन तभी इंटरफेस पर एक नया अलर्ट फ्लैश होता है और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फर्स्ट एवोल्यूशन अनलॉक हो गया है, प्लीज एक एवोल्यूशन पाथ सेलेक्ट करें। 3 ऑप्शंस सामने आते हैं, हर एक काफी ठीक लग रहा है। ऑप्शन 1 रैपिड ग्रोथ, ये डेवलपमेंट स्पीड में 10% का बूस्ट देता है, लेकिन यह मुझे कुछ खास एक्साइट नहीं करता। ऑप्शंस 2 और 3 दोनों बेस स्टेट्स बढ़ाते हैं और तुरंत ये डिसाइड करना मुश्किल है कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। सिर्फ उनके नामों से ही साफ है कि वे दो बिल्कुल अलग रास्तों की तरफ ले जाते हैं। पूरे 3 सेकंड तक माथापच्ची करने के बाद मैं एक कंटेंट ब्लॉगर के रूप में अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, जहाँ नए पोस्ट्स की डिमांड करने वाले फॉलोअर्स हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। रोजाना सुबह के 3 बजे तक जागना, जब तक कि मेरी बॉडी पूरी तरह से थक कर टूट न जाए। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि एक मजबूत और हेल्दी बॉडी ही हर चीज की नींव है। इसलिए मैं अपना दिमाग इंटरफेस पर फोकस करता हूँ और ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन पाथ सेलेक्ट करता हूँ। मेरा फिजिक्स स्टेट 2 पर जंप कर जाता है और मुझे तुरंत अपनी बॉडी में बदलाव महसूस होने लगते हैं। मेरी सांसें गहरी और नॉर्मल हो जाती है, मेरा दिमाग तेज हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और फिर मेरे पेट से पहले से कहीं ज्यादा जोर की आवाज आने लगती है। लेकिन जो चीज मुझे सच में सरप्राइज करती है वह है मेरी आंखों की रोशनी। अब मैं कमरे की दूसरी तरफ एलसीडी स्क्रीन पर चल रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट को साफ साफ देख सकता हूँ। मैं आंखें फाड़कर स्क्रीन को घूरता हूँ और बिना कुछ सोचे अपनी छोटी सी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लेता हूँ और खुशी से उसे चबाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं पूरी तरह से उसमें खोया हुआ होता हूँ, स्क्रीन डार्क हो जाती है। मियाँ ने उसे बंद कर दिया है। वो मेरी लार से सनी उंगलियों को भी मेरे मुंह से बाहर निकालती है। वो कंफ्यूज्ड है। जाहिर है कि सिर्फ 1 हफ्ते का बच्चा असल में टीवी नहीं देख सकता। वह मुझे ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही ब्राइट और अलर्ट है। वह मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है, यह कहते हुए कि बच्चों के लिए कोई टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा हूँ कि मुझे देखना है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मियाँ को लगता है कि मना करने पर मैं रोने लगूंगा, लेकिन मैं बस मुंह फुला लेता हूँ खुश होकर। वह नीचे झुकती है और मेरे गाल पर एक जोरदार किस करती है। मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 17 साल के मेंटल एज वाले इंसान के तौर पर मैं इस तरह के प्यार को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मियाँ मेरे चेहरा घुमाने को एक एनकरेजमेंट मान लेती है और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मी दूसरे गाल पर भी किस करे? और वो एक और किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मुझे बहुत जोर की भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और बस दिखाने के लिए 2 बार रोता हूँ, फिर वापस शांत होकर लेट जाता हूँ और मियाँ के फॉर्मूला तैयार करने का पेशेंस के साथ इंतजार करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मियाँ और मैंने अपना खुद का एक अनस्पोकन सिस्टम डेवलप कर लिया है। ड्राई क्राइंग का मतलब है कि मैं भूखा हूँ। अगर मुझे चेंज चाहिए होता है तो मैं अपना डायपर खींचते हुए रोता हूँ। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतने साफ तरीके से बता सके, वह न सिर्फ सबको बहुत सारी कंफ्यूजन से बचाता है, बल्कि माँ के लिए भी जिंदगी बहुत आसान बना देता है। मियाँ सेटिस्फेक्शन के साथ फॉर्मूला मिलाती है और गहरी सांस लेती है। काश कोको को पालना भी इतना ही आसान होता। उस नाम की आवाज सुनते ही मेरा गाल फड़कता है और मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े सख्त हो जाते हैं। मियाँ मुस्कुराते हुए बोतल मेरे हाथों में थमा देती है। तो छोटे नवाब, अपनी बहन का नाम सुनकर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? मैं कुछ नहीं कहता और निपल मुंह में ले लेता हूँ। कुछ ही देर में बोतल खाली हो जाती है, लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं अपना मुंह थपथपाता हूँ और एक बार और रोता हूँ। एक ही सांस में दूसरी बोतल खत्म करने के बाद ही मैं सेटिस्फेक्शन के साथ दूध वाली डकार लेता हूँ। जैसे जैसे मेरी भूख बढ़ती जा रही है, एनर्जी बार हर दिन 2% की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। इस स्पीड से मुझे 1 महीने के अंदर अपना सेकंड एवोल्यूशन हिट कर लेना चाहिए। तभी 7 या 8 साल की एक लड़की उछलते हुए दरवाजे से अंदर आती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पूरी तरह मुड़ी तुड़ी है। उसके घुटनों तक के सफेद मोजे मिट्टी से सने हुए हैं और उसने लाल लेदर के छोटे जूते पहने हुए हैं जो हर कदम के साथ फर्श पर जोर से खटकते हैं। मियाँ उसे एक नजर देखती है और घूरती है। इस बार तुमने किस क्लासमेट के साथ लड़ाई की? लड़की पूरे प्राइड के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। आज मैंने इंप्रूव किया है, मैंने 2 लोगों को पीटा। मियाँ वापस किचन में काम करने लगती है और पूरे टाइम अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको ढीठ की तरह मुंह फुला लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर भटक रही है। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो उसे घूर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन यह उस तरह की स्माइल है जिसमें मजाक उड़ाने की झलक है। वो एक छोटी सी हंसी हंसती है, अपने छोटे फैंग्स दिखाती है और फिर मेरी तरफ अपनी मुट्ठी हिलाती है, जो पीछे हटने की एक साफ वार्निंग है। मार्क्स ठीक उसी टाइम अंदर आता है। वह मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस पर सिगरेट की बदबू आने की वजह से मियाँ अपनी नाक सिकोड़ लेती है। कोई और चॉइस न बचने पर वह अपनी आस्तीनें चढ़ाता है और मदद करने के लिए किचन में चला जाता है। कुछ ही देर में पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने बैठ जाती है। आधा खाना खाने के बाद मार्कस फ्रिज खोलता है और फ्रीजर में हाथ डालकर कुछ छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि वे बिल्लियों के लिए ट्रीट्स हैं, लेकिन मार्क्स मियाँ के बाउल में, कोको के बाउल में, बिल्ली की डिश में और अपने बाउल में एक एक चीज डाल देता है। हर किसी को एक पीस।
कोको विरोध करते हुए अपनी चॉपस्टिक्स नीचे पटक देती है। मैं यह नहीं खाने वाली, इसका टेस्ट बहुत घटिया है। तुम्हें यह हफ्ते में एक बार मिलता है और तुम शिकायत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बिना वे लड़ाइयां जीत सकती थी? मार्क्स की बात सुनकर कोको एक पल के लिए सुन्न रह जाती है। वह कश्मकश में अपनी नाक सिकोड़ती है, फिर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और जबरदस्ती उसे निगल जाती है। मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि वो कैंडी जैसी चीज असल में है क्या। बाद में जब मैं मार्कस और मिया को बात करते हुए सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि उसे क्रिस्टल बी जेली कहा जाता है। वे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिन्हें मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं अपने चेहरे का शौक छिपाने के लिए अपनी बोतल ऊंची कर लेता हूँ। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा राज छिपे हुए हैं। 1 महीना बीत जाता है। मैं एनर्जी बार को फुल होते हुए और अपने सेकंड एवोल्यूशन को ट्रिगर होते हुए देखता हूँ। एक बार फिर 3 ऑप्शंस। इस बार मैं साइफॉर्म एवोल्यूशन पाथ चुनता हूँ। जैसे ही मेरा मेंटल स्टेट 1 पॉइंट ऊपर जाता है मुझे लगता है कि मेरे आसपास टाइम धीमा हो गया है। नहीं, अगर सही तरीके से कहूँ तो मेरी खुद की सोचने की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई है। पिछले पूरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में बहुत तेजी से फ्लैश होती हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अलग है। तभी मिया मुझे उठाती है और एक बड़े लाल कपड़े बिछे फर्श पर बैठा देती है। वह कपड़ा हर तरह की छोटी छोटी चीजों से भरा हुआ है। ट्रेडिशन के हिसाब से बच्चे के पहले महीने में ग्रैब सेरेमनी होती है। बच्चा जिस चीज को पकड़ता है कहा जाता है कि वो उसके फ्यूचर करियर को तय करता है। मैं कपड़े पर घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। जो भी मिले उसे पकड़कर इस काम को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक सिस्टम इंटरफेस एक नया मॉड्यूल एक्टिवेट करता है, क्लास इंटरफेस। जैसे ही मैं कपड़े पर रखी चीजों को वापस देखता हूँ हर एक के ऊपर एक करियर लेबल तैरने लगता है। सबसे पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस उसे कंटेंट ब्लॉगर का लेबल देता है। कम सैलरी, बर्नआउट का हाई रिस्क, मौत और अपडेट्स की डिमांड करने वाले फॉलोअर्स की लगातार हैरेसमेंट। मैं कीबोर्ड को दूर धकेल देता हूं और कपड़े पर रखी बाकी चीजों को स्कैन करता हूं। ऑप्शंस हर जगह फैले हुए हैं जिनमें से कुछ तो खतरनाक हद तक हाई रिस्क वाले हैं। मैं एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगता हूं और तब तक ढूंढता हूं जब तक मेरी नजर 3 चीजों पर नहीं पड़ती, स्नाइपर, एक्सप्लोरर, स्ट्राइकर। जैसे ही ये 3 क्लासेस मेरे दिमाग में रजिस्टर होती है मैं अपने ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन पाथ के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ एक स्ट्राइकर बनकर और कॉम्बैट आर्ट्स में महारत हासिल करके ही मैं अपने फिजिक गेन्स का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। इसलिए मैं अपने चारों हाथ पैरों के बल बॉक्सिंग ग्लव की तरफ रेंगता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मैं एक प्यारी सी स्माइल देता हूँ। क्लास इंटरफेस पॉप अप होता है। प्राइमरी क्लास स्ट्राइकर लोडेड। क्लास इंटरफेस अभी के लिए खाली है लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। अब तक इवॉल्व होने का मेरा इकलौता तरीका लिमिट है कि एक बच्चे का पेट कितना खाना रख सकता है, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार एवोल्यूशन। अब क्लास इंटरफेस के साथ मैं इसके अलावा स्किल्स भी सीख सकता हूँ। एक ही टाइम पर इवॉल्व और ग्राइंड कर सकता हूँ। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सेरेमनी के बाद मैं यह पता लगाना शुरू करता हूँ कि क्लास स्किल्स कैसे हासिल की जाएं। स्ट्राइकर की ट्रेनिंग को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं ठीक से दौड़ और कूद न सकूं। जहां तक क्लास इंटरफेस की बात है वहां लिस्ट किए गए बर्स्ट और एजिलिटी कोएफिशिएंट्स शायद तभी असरदार होंगे जब वे एक सॉलिड फिजिक बेस पर बने हों। उन्हें काम करने के लिए उस नींव की जरूरत है। खैर जो भी हो, अभी भी मेरी टॉप प्रायोरिटी अपनी फिजिक को बढ़ाना ही है। इसलिए अगले 1 महीने के लिए मैं पूरी तरह से दूध पीने पर फोकस करता हूँ। हर दिन या तो माँ का दूध या फिर फॉर्मूला की एक के बाद एक बोतल। जल्दी ही जैसे जैसे एनर्जी बार ऊपर चढ़ता जाता है मैं अपना तीसरा एवोल्यूशन हिट कर लेता हूँ। इस बार मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ह्यूमन बीस्ट चुनता हूँ। एक बार जब मेरी फिजिक काफी मजबूत हो जाएगी तो एक बच्चे की बॉडी में एक बाघ की ताकत होगी जो खुद को डिफेंड करने के काबिल होगा और देखने में बिल्कुल मासूम लगेगा। कोई कभी शक भी नहीं करेगा कि अभी भी डायपर पहनने वाला एक बच्चा असल में एक स्ट्राइकर है। मेरा फिजिक्स स्टेट अब 3 पर पहुंचने के साथ मुझे अपने पैरों में एक बहुत ही रॉ पावर दौड़ती हुई महसूस होती है। मैं पालने की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ दबाता हूं और धीरे धीरे खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। मिया ठीक उसी टाइम बेडरूम में आती है। ओह माय गॉड, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। वह सरप्राइज से चमक उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके 2 महीने के बच्चे ने पहले ही खड़ा होना सीख लिया है। कितना होशियार है। वह खुशी से चीयर करती है और अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। मिया के मुझे पकड़ने के लिए वहां होने से मैं और भी ज्यादा जोर लगाता हूँ। वह बड़ा सा फैमिली बेड मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। मैं बिना हाथों के सिर्फ पैरों के बल खड़े होने की कोशिश शुरू करता हूँ। मुश्किल से 1 दर्जन बार गिरने के बाद मैं सीधा खड़ा रहने में कामयाब हो जाता हूँ, डगमगाते हुए लेकिन खड़ा हूँ। एक बार जब मेरा बैलेंस बन जाता है तो मैं कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। मिया साइड से देखती है और जब मैं यह कर रहा होता हूँ तो वह बहुत प्यार से स्माइल करती है। मैं पूरे आधे घंटे तक ऐसा करता रहता हूँ जब तक कि मुझे थकान महसूस नहीं होने लगती। जब मेरा स्टेटस 45% पर आ जाता है तो मैं गद्दे पर गिर जाता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में गहरी नींद में सो जाता हूँ। तीसरे एवोल्यूशन ने मेरी वोकल कॉर्ड्स को लगभग पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। मैं फाइनली बोलना सीखना शुरू कर सकता हूँ। यह क्या है बच्चे? लॉयर? एकदम सही। कितना होशियार है। उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया है लेकिन मुझे इतनी तेजी से सब कुछ सीखते देखकर
उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा एक जीनियस है। मुझे पालना उसके लिए बिना किसी मेहनत का काम और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ये सोच उसे एक बहुत ही प्यारी खुशी से भर देती है। उसे क्या पता कि जब वह मुझे स्टडी रूम में लाती है तो मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ। बाहरी दुनिया तक बहुत कम पहुंच होने की वजह से सेल्फ स्टडी ही इकलौता तरीका है जिससे मैं अभी क्लास स्किल्स पर काम कर सकता हूँ। लेकिन फोन, कंप्यूटर और टीवी तक मेरी पहुंच मियाँ ने बहुत टाइटली कंट्रोल की हुई है। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन स्टडी रूम में कोई काम की किताब ढूंढना और वहीं से खुद को सिखाना है। मैं स्टडी रूम में खड़ा होता हूँ और बड़ी बड़ी ध्यान से देखने वाली आंखों से शेल्फ्स को स्कैन करता हूँ। फाइनली मुझे एक ऐसी किताब दिखती है जो सही लग रही है। मैं कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल की तरफ इशारा करता हूँ और धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहता हूँ, किताब, किताब चाहिए। क्या तुम्हें यही किताब चाहिए? मिया को कोई आइडिया नहीं है कि उसके बेटे को एक कॉम्बैट मैनुअल क्यों चाहिए, लेकिन वह फिर भी स्माइल के साथ उसे मेरे हाथों में दे देती है। मैं उसे लेता हूँ और तुरंत खोलता हूँ, पूरे फोकस के साथ पढ़ता हूँ, बेसिक्स और टेक्निक्स के ब्रेकडाउन को समझता हूँ। मुझे उस मटेरियल की समझ आने लगती है। डायग्राम्स इतने आसान लग रहे हैं कि उन्हें कॉपी किया जा सके। मैं खुद को सहमति में सिर हिलाता हूँ और इसे ट्राई करने का फैसला करता हूँ। अपने हर एक पंच के साथ मैं वापस मैनुअल पर जाता हूँ और डिटेल्स को सही करता हूँ। पूरे आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद क्लास इंटरफेस फाइनली एक बदलाव दिखाता है। बेसिक फिज टेक्निक एक्सपीरियंस का सिर्फ एक पॉइंट, लेकिन मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। यह कंफर्म करता है कि सेल्फ स्टडी असल में काम करती है। मैं एक्साइटमेंट के पागलपन में तब तक पंचेस मारता रहता हूँ जब तक कि मेरा स्टेटस 35% तक नहीं गिर जाता। फिर सब कुछ डार्क हो जाता है और मैं सीधे मुंह के बल बिस्तर पर गिरकर कुछ ही सेकंड्स में सो जाता हूँ। जब भूख मुझे वापस जगाती है तो रात के 10 बज चुके होते हैं। आज बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं फाइनली सेटिस्फैक्शन वाली डकार लेने से पहले दूध की 3 पूरी बोतलें पी जाता हूँ। शुरू में मियाँ मेरी इस भयानक भूख को एक अच्छा साइन मानती है। एक हेल्दी बच्चा अच्छे से खाता है, लेकिन जब फॉर्मूला का एक डिब्बा 2 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है तो वह घर के बजट को लेकर परेशान होने लगती है। दोनों के पब्लिक स्कूल टीचर्स के तौर पर एक फिक्स्ड इनकम के साथ काम करने के बावजूद यह उन पर भारी पड़ने लगा है। मैं मिया को किचन में खुद से बड़बड़ाते हुए सुनता हूँ। वह एक्स्ट्रा क्लास आवर्स कमाने और फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने के लिए वापस स्कूल जाकर पढ़ाने के बारे में बात कर रही है। मैं ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चुपचाप कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इवॉल्व होता रहूंगा मेरा खाना खाने का अमाउंट सिर्फ बढ़ने ही वाला है। क्या होगा जब फैमिली इसका खर्च नहीं उठा पाएगी? मुझे ज्यादा पैसे लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यह माना कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए घर के खर्चों के बारे में सोचना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन अभी के लिए मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। शायद अगले महीने स्कूल जाने से कोई आइडिया मिल जाए। अगली शाम पूरी फैमिली डिनर के लिए एक साथ इकट्ठा होती है। मार्कस एक गुड न्यूज लाता है। स्कूल ने उसे एक एडवांस क्लास पढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। उस पोजीशन के साथ उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही उसके करियर की ग्रोथ भी। मार्कस टेबल पर एक बियर खोलता है और मुस्कुराते हुए पीता है। यह सच में सबके लिए एक गुड न्यूज है। फिर मिया अनाउंस करती है कि वह घर के फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने के लिए जल्दी स्कूल वापस जा रही है। मिया द्वारा रखे जा रहे घर के खर्चों का रिकॉर्ड देखने के बाद मार्कस बेमन से राजी हो जाता है। फिर वह कहता है कि वह जियोलॉजिकल सर्वे ब्यूरो में भी एक एप्लीकेशन देगा ताकि देख सके कि क्या वह इकोरेलम में जाने का एक और पास हासिल करने के मामले में लकी है। इकोरेलम। जब मैंने ये शब्द सुने हैं 3 महीने के बच्चे की इंस्टिंक्ट्स के साथ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह कोई बहुत ही खतरनाक जगह है। कोको अपना मुंह लटकाए बैठी है और चुपचाप बड़ों की बातें सुन रही है। उसे बस यही समझ आता है कि उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खाता है और इसीलिए अब उसे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वह अपना सिर झटकती है और मुझे घूरती है। इतना सारा दूध पीने का क्या फायदा? तुम बस उसे सुसु करके निकाल देते हो। कभी पानी पीने के बारे में सुना है? मैं ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं उसे देखकर अपनी सबसे मासूम और खाली स्माइल देता हूँ। फिर मैं अपने मुंह के कोने से लार पोंछता हूँ और तुम में उसे क्रिटिसाइज करने की हिम्मत है। मिया कोको को एक थकी हुई और परेशान नजर से देखती है। तुम हर मील में अपनी प्लेट में सिर्फ मीट भरती हो। मैं तुम्हें हमेशा कुछ सब्जियां खाने के लिए कहती हूँ और तुम कभी नहीं सुनती। कोको कहती है, मुझे ताकत के लिए मीट चाहिए, वरना मैं अपने 2 क्लासमेट्स को कैसे पीटूंगी। एक पल के लिए पूरी टेबल पर सन्नाटा छाता है और फिर सब हंस पड़ते हैं और किसी तरह इस हंगामे से डिनर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बेसिक्स की 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फाइनली रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग का अपना पहला टेस्ट मिलता है। मेरा स्पारिंग पार्टनर हमारी फैमिली कैट पंपकिन है। जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की है पंपकिन मुझे साइड से देख रही है। अजीब बात है, जब से मेरे दूसरे एवोल्यूशन ने मुझ में इंटेलिजेंस का एक पॉइंट ऐड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्लियों की म्याऊं वाली भाषा समझ सकता हूँ। पंपकिन मेरी तरफ देखकर कुछ बार म्याऊं करती है। मैं एकदम सही समझ जाता हूँ, वह स्पार करना चाहती है। मैं अपनी पोजीशन लेता हूँ
पंपकिन मेरे ठीक सामने खड़ी हो जाती है और मुझे घूरती है। एक लड़का, एक बिल्ली, दोनों का साइज लगभग बराबर, वजन भी बराबर। मेरी आंखों में लड़ने का जज्बा धधक रहा है। अगले ही सेकंड पंपकिन छलांग लगाती है और सीधे मुझ पर हमला करती है। मैं खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा अपनी पीठ के बल जमीन पर जा गिरता हूँ। पंपकिन मेरे ऊपर खड़ी है और उसके दोनों आगे वाले पंजे मेरे सीने पर दबे हुए हैं। हम एक दूसरे को घूरते हैं। यह ऑकवर्डनेस दोनों तरफ से है। पंपकिन एक म्याऊं करती है। ट्रांसलेशन: तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्ट्राइकर के तौर पर मेरी पहली फाइट एक टोटल नॉकआउट पर खत्म होगी। इसके बाद मैं और भी ज्यादा फोकस के साथ खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता हूँ। जब तक मेरा चौथा एवोल्यूशन मेरी फिजिक को फिर से बूस्ट करता है, तब तक मैं क्लीन हुक्स मार सकता हूँ और सही फुटवर्क के साथ स्मूथ कॉम्बो बना सकता हूँ। मैं एक बार फिर स्किल पैनल चेक करता हूँ। मुश्किल से 6 महीने के बच्चे के लिए मैं अपनी इस प्रोग्रेस से सच में बहुत खुश हूँ। इस स्पीड से मैं 1 साल का होने से पहले ही लेवल 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा। अगर मैं आज फिस्ट टेक्निक एक्सपी को ग्राइंड करके 100 तक पहुंचा दूं, तो स्किल के लेवल अप होने पर मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बेसिक फिस्ट टेक्निक को लेवल 1 पर पहुंचाता हूँ, क्लास इंटरफेस पर ठीक टाइम पर एक रिवॉर्ड नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं एक पल भी सोचे बिना तीनों पॉइंट्स फिजिक में डाल देता हूँ। बाहर से देखने पर मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बस थोड़ा सा ही लंबा लगता हूँ, लेकिन कपड़ों के अंदर मेरी बॉडी सच में एक सॉलिड बिल्ड बॉडी है। इतना सब खाने की वजह से मेरा बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा है और रोजाना की इंटेंस ट्रेनिंग से भी अभी तक कोई 6 पैक नहीं बने हैं। वह अभी से एक ह्यूमन बीस्ट जैसी फीलिंग देती है। अब मैं दोनों एवोल्यूशन पाथ्स की प्रोग्रेस देख सकता हूँ। 11.05 के फिजिक्स स्टेट के साथ मुझे लगता है कि 30% तक पहुंचने पर जुवेनाइल ह्यूमन बीस्ट स्टेज अनलॉक हो जानी चाहिए। आज की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं चुपके से स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाता हूँ और मिया को एक ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए सुनता हूँ। वह पीच ब्लॉसम स्प्रिंग नाम के एक क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ा रही है। वह टेक्स्ट पढ़ा चुकी है और अब उसके पीछे की बैक स्टोरी शेयर कर रही है। पीच ग्रोव से होकर वसंत की हवा बहती है। सब कुछ शांत है, लेकिन पीच ब्लॉसम स्प्रिंग प्राचीन काल में वॉइड में जाने के कुछ गिने चुने रास्तों में से एक था। इसकी असली लोकेशन पृथ्वी पर नहीं है, यह कहीं बहुत दूर है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यह एक डायमेंशनल ब्रिज के जरिए पीच ग्रोव से जुड़ा हुआ था। पुराने जमाने के लोग कभी वापस इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने तब तक डायमेंशनल ब्रिज को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। आज नेशनल वाइड एंट्रेंस नंबर 3 के जरिए कोई भी आसानी से पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा सकता है। मैं दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा होकर चुपचाप सुनता हूँ। तो यह वाइड है, लेकिन इको रेलम असल में क्या है? डिनर के बाद मार्कस मुझे इसका ज्यादा साफ जवाब देता है। वाइड एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम और स्पेस सब आपस में मिले हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ाने पर तुम एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच सकते हो। कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह खड़े रहो और हो सकता है कि बाहर 100 साल बीत चुके हो। इको रेलम वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशल फेनोमेनन है। यह टाइम और स्पेस के एक खास हिस्से की कॉपी है। मान लो तुम घर पर एक दिन बिताते हो, वॉइड उस दिन की कई कॉपीज बना देता है। कॉपी बस एक कॉपी होती है, लेकिन उसके अंदर की हर चीज असली होती है। बाहर के लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए रास्तों के जरिए इको रेलम में एंटर करते हैं। मार्कस अपनी बात खत्म करता है और देखता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में इसमें से कुछ समझ आ रहा है? मैं सीरियस होकर अपना सिर हिलाता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे एक्सप्रेशंस जम जाते हैं। डैड, क्या हो अगर हम ही वह कॉपी हो? मार्कस सच में हैरान रह जाता है। उसके बेटे को न सिर्फ सारी बात समझ आ गई, बल्कि वह खुद से ही कड़ियों को जोड़ भी रहा है। मार्कस हंसता है और एक्सप्लेन करता है, कॉपी की गई जिंदगियां अपने इको रेलम से बाहर निकलते ही खत्म हो जाती हैं। हमारी दुनिया के लोग वाइड में अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, इसलिए हम कॉपीज नहीं हो सकते। कुछ ही देर बाद मार्कस मुझे मेरी रोज की ट्रेनिंग शुरू करते हुए नोटिस करता है। उसने मुझे कुछ टाइम पहले कॉम्बैट मैनुअल पढ़ते हुए, उसमें बताए गए मूव्स को कॉपी करते हुए और हर एक टेक्निक की खुद से प्रैक्टिस करते हुए देखा था। लेकिन आज जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, मैं उसके चेहरे पर वह अजीब सा लुक नोटिस करता हूँ और अपनी ट्रेनिंग रोक कर पूछता हूँ, कुछ नहीं। मार्कस अपनी थोड़ी सख्त स्माइल के साथ कहता है, तुम टेक्निक्स काफी जल्दी सीख रहे हो। फिर वह ऐसे सिर हिलाता है जैसे कोई फैसला ले रहा हो। कल से तुम्हारी बहन के स्कूल से आने के बाद मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दूंगा। मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। आखिर मार्कस प्रोफेशन से एक पीई टीचर है। दूसरी तरफ कोको में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। अगली शाम मार्कस कोको को एक फिटनेस रूटीन शुरू करवाता है और फिर अपना ध्यान मुझे कॉम्बैट टेक्निक सिखाने पर लगाता है। यह देखकर कि मेरा फिस्ट वर्क बेसिक्स को पार कर चुका है, वह मुझे फंडामेंटल किक सिखाता है। वह हर एक मूव को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता है। मैं उसे फॉलो करता हूँ, उसके हर एक मूव को कॉपी करता हूँ और लगातार अपनी डिटेल्स को फाइन ट्यून करता रहता हूँ। धीरे धीरे यह मुझे नेचुरल लगने लगता है। तभी मेरे सामने एक नया इंटरफेस नोटिफिकेशन आता है। मैं एक पल के लिए हैरान होकर अपनी पलकें झपकाता हूँ और फिर मेरे अंदर प्योर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ जाती है। आखिरी इंटरफेस मॉड्यूल फाइनली अनलॉक हो गया है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए उसी वक्त मिरर मोड एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरी पुतलियां सिकुड़ती हैं और मेरी नजरें एक पल में तेज हो जाती हैं। मेरी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह बन जाती है, जो मार्कस के दिखाए हुए हर एक मूव की हर एक डिटेल को लॉक कर रही है, उन्हें देख रही है, मिरर कर रही है और करेक्ट कर रही है। हर एक रिपीटिशन के साथ
मेरी टेक्निक और भी क्लीन होती जा रही है। मार्कस नोटिस करने लगता है कि उसके बेटे में कुछ तो अलग है। अभी कुछ पलों पहले ही उसके बेटे को करेक्शंस की जरूरत थी, यहाँ वहाँ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी। अब अचानक से उसका हर एक मूव एकदम परफेक्ट है। अपने इस टैलेंटेड बेटे को देखकर मार्क से एक गहरी सांस लेता है। जब उसने और मिया ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया था तो उन्होंने बस एक शांत बच्चे की उम्मीद की थी, कोको जैसा बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्हें एक प्रोडिजी मिल गया। 1 महीने की उम्र में पूरी तरह डेवलप हो चुकी नजरें, अपने आप रेंगना, खड़ा होना और चलना। 2 महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर देना। 3 महीने की उम्र तक दौड़ना, कूदना और खुद से कॉम्बैट टेक्निक सीखना। मार्कस नेशनल प्रोडिजी डेवलपमेंट एक्ट के बारे में सर्च करता है और देखता है कि पेरेंट्स को 10 मिलियन युआन का सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। उसका दिमाग चलने लगता है। जब मुझे प्रोडिजी के रूप में पहचाने जाने पर 10 मिलियन ग्रांट के बारे में पता चलता है तो मैं मार्कस को तुरंत मेरा नाम रजिस्टर करने के लिए फोर्स करता हूँ। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन आखिर में क्योंकि मेरी उम्र अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले 2 साल तक नहीं पहुंची है, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मार्कस मुझसे कहता है कि मैं इसकी टेंशन ना लूं। एक नेशनल लेवल प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे मानने से इनकार कर देता हूँ। मैं मार्कस से 5 टेराबाइट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करवाता हूँ और अपने घर पर अपनी पूरी ताकत के साथ एक्सपी और मिरर मोड ग्राइंड करते हुए अपने दिन बिताता हूँ। और यह सब मैं उस 10 मिलियन ग्रांट के लिए कर रहा हूँ। उस शाम वीकली सप्लीमेंट का टाइम आता है। मिया फ्रिज से क्रिस्टल बी जेली के 4 पीस निकालती है। जैसे ही वो उन्हें बांटने के लिए तैयार होती है, मैं बोल पड़ता हूँ, मॉम क्या मैं इसमें से थोड़ा सा ले सकता हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मेरे सारे दांत आ चुके हैं और मैं फिश और मीट आसानी से खा पा रहा हूँ। मिया मुझे अपना एक पीस दे देती है। यह चीज सच में उतनी ही घटिया है जितना कोको ने बताया था। मिया एक छोटा सा टुकड़ा काटती है और उसे गर्म पानी में घोल देती है और उसमें से जो महक उठती है वह कुछ और ही है, लेकिन एवोल्यूशन की खातिर मैं खुद को तैयार करता हूँ। चेहरा सख्त, सांसें रुकी हुई। शुरू में वह कीड़ों वाली महक मेरे मुंह में फैल जाती है और मुझे लगभग उल्टी आ जाती है। फिर मेरे गले से नीचे गर्माहट की एक लहर दौड़ जाती है और यह बहुत ही रिमार्केबल फील होता है। इंटरफेस मुझे एनर्जी बार के बढ़ने का अलर्ट देता है और वह नंबर मुझे शॉक कर देता है। क्रिस्टल बी जेली के एक पूरे पीस का वजन 10 ग्राम होता है। मैंने 1 ग्राम से भी कम लिया है और एनर्जी बार 2% बढ़ गया है। 1 ग्राम मतलब पूरे एक दिन के फॉर्मूला के बराबर। वॉइड का खाना सच में कुछ अलग ही चीज है। अगले 2 हफ्तों तक मैं पूरी तरह से किक्स और फुटवर्क पर फोकस करता हूँ। मिरर मोड ऑन रहने के साथ मेरी किक टेक्निक और फुटवर्क दोनों लेवल 1 पर आ जाते हैं। दोनों लेवल अप से मुझे कुल 6 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। इस बार मैं उन सबको फिजिक में नहीं डालता। मिरर मोड के टैलेंट इंटरफेस में दिए गए नोट को देखने पर उसमें लिखा है कि बेहतर मिररिंग रिजल्ट्स के लिए मेंटल पावर को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैं इंटरफेस खोलता हूँ और सभी 6 पॉइंट्स मेंटल में डाल देता हूँ। इसका असर तुरंत होता है, जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी हो, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक। मेरा सिर सुन्न पड़ जाता है, मेरे माथे की नसें फूलने लगती हैं, मेरे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। लेकिन जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो पूरी दुनिया ज्यादा शार्प, साफ दिखाई देती है। मैं एक टेस्ट की तरह मिरर मोड एक्टिवेट करता हूँ। मैं मास्टर जिंजर की म्याऊं म्याऊं की नकल करने लगता हूँ। मास्टर जिंजर अपना सिर झुकाता है, मैं भी ठीक उसी आवाज में जवाब देता हूँ। उसका गोल मटोल चेहरा उतर जाता है, उसका लुक सब कुछ कह रहा है। यह 2 पैरों वाला जीव मेरी आवाजों की नकल कर रहा है और यह बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। वह मुड़ता है और चला जाता है, लेकिन तभी मेरे इंटरफेस पर टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई देती है। मिरर मोड एक्टिवेट करने और मास्टर जिंजर की कुछ आवाजों को कॉपी करने के बाद मैंने किसी तरह फिलाइन लैंग्वेज, बिल्लियों की भाषा अनलॉक कर ली है। मास्टर जिंजर के साथ आधे घंटे की बातचीत के बाद 20 टंग फिलाइन स्किल को एक्सपी के 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वह बिना किसी एक्साइटमेंट के बस उन्हीं कुछ बातों को बार बार दोहराता रहता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बेसिक साई फॉर्म को पूरी तरह से इवॉल्व कर लूं तो क्या मुझे अपने ख्यालों को सीधे ट्रांसमिट करने, भेजने की एबिलिटी मिल जाएगी। इसलिए अपनी रोज की ट्रेनिंग के साथ साथ अब मेरा एक शौक भी है, बिल्लियों के साथ चैट करना। टाइम तेजी से बीतता है और गर्मियां आ रही हैं। वसंत ऋतु फ्लू का फैलना अब शांत हो गया है। हर जगह पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। जिन दिनों मिया की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है वह मुझे ब्रैम में बैठाकर आस पड़ोस में घुमाती है। उसकी उम्मीद है कि मैं घर पर हर दिन फिलाइन स्पीशीज से बात करने के बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ कुछ सोशल टाइम बिताऊंगा। वह परेशान होने लगी है। मैं प्रैम में बैठा हूँ और चुपचाप दूसरे बच्चों को उनके प्रैम्स में देख रहा हूँ। तभी एक छोटी बच्ची अचानक रोने लगती है। एक लड़का भी उसके पीछे उतनी ही जोर से रोने लगता है। रीजन चाहे जो भी हो, मुझे वे बहुत शोर मचाने वाले लगते हैं। कुछ माएं मुझे चुपचाप बैठे हुए नोटिस करती हैं। कोई रोना नहीं, कोई नखरे नहीं, यहाँ तक कि अपनी उंगलियां भी नहीं चबा रहा। वे मिया की तारीफ करती है, तुम्हारा बच्चा बहुत ही वेल बिहेव्ड, समझदार और शांत है। अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सोती। मिया खुशी से चमक उठती है। हर पेरेंट को अपने बच्चे की तारीफ सुनना पसंद होता है। उसने मुझे बाहर लो प्रोफाइल, शांत रहने और बात न करने के लिए कहा था, वरना रिएक्शन और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग, हैरान करने वाला हो सकता था। तभी एक माँ बोल पड़ती है, इस बच्चे की आंखें बहुत शार्प,
तेज लगती है। क्या आपने इसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करवाई है? यह एक प्रोडिजी हो सकता है, आपको पता है। मैंने पढ़ा है कि कई प्रोडिजीज 1 या 2 साल की उम्र में ही साइन दिखाने लगते हैं। यह सुनकर मिया नर्वस होकर उन्हें मना कर देती है। वह अभी सोच ही रही है कि क्या कहे कि तभी एक माँ प्रैम के पास आती है। वह एक उंगली उठाती है और एक ब्राइट स्माइल के साथ पूछती है, यह कितने हैं? सही जवाब दो और आंटी तुम्हें कैंडी देंगी। सब मेरे जवाब का इंतजार करते हैं। आखिर मुश्किल से 6 महीने के बच्चे के लिए सवाल समझना और कुछ शब्द बोलना भी उसकी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, असाधारण बुद्धि का सबूत होगा। मैं उस क्यूरियस भीड़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूँ और अपना चेहरा फूलों की क्यारी के पास बैठी एक आवारा बिल्ली की तरफ कर लेता हूँ। एक्साइटेड होकर मैं उसे आवाज लगाता हूँ। वे माएं सब एक साथ निराशा से घूरती हैं। दूसरी तरफ मिया चुपचाप राहत की सांस लेती है। आवारा बिल्ली आवाज सुनकर अपना सिर घुमाती है। उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता और भाग जाती है। फिर भी इस पड़ोस में आवारा बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा मैं बातचीत शुरू करूंगा और कुछ 20 टंग एक्सपी ग्राइंड पॉइंट्स को ऐड करने के बाद से अब मैं पूरी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल्स के जरिए सीख सकता हूँ और बाकी बची कॉम्बैट टेक्निक्स खुद से सीख सकता हूँ। स्ट्राइकर क्लास को लेवल अप करने के लिए सिर्फ 21% और एक्सपी चाहिए। मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगला लेवल क्या रिवॉर्ड्स और इफेक्ट्स लेकर आएगा। आने वाले दिनों में मैं दिन में 3 ट्रेनिंग सेशंस करता हूँ और इंटरफेस के नंबर्स को लगातार देखता रहता हूँ। 2 हफ्ते बाद धड़कते दिल के साथ मैं क्लास इंटरफेस खोलता हूँ। प्रॉम्प्ट पूछता है कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यस चुनता हूँ। जब इंटरफेस वापस फोकस में आता है तो इस पहले क्लास लेवल अप के रिवॉर्ड्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार हैं। स्ट्राइकर स्पेशलाइजेशन वीक पॉइंट स्ट्राइक का डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे महसूस होता है कि मेरी उंगलियां एक्साइटमेंट से फड़क रही हैं। मुझे लगता है कि अब मैं पंपकिन का बराबरी से सामना कर सकता हूँ। मैं सभी 10 रिवॉर्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बांट देता हूँ। शुरू में मुझे अंदर से एक पावर का बर्स्ट फूटता हुआ महसूस होता है। फिर मेरी बाहें साफ तौर पर मोटी हो जाती हैं। हल्का सा भी फ्लेक्स करने पर बाइसेप्स उभर आते हैं। मेरा दिमाग साफ हो जाता है। सब कुछ शार्प तेज हो जाता है। महीनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई एकदम सही ऑर्डर में फ्लैश होती है। इतने अच्छे स्टेट में मुझे पंपकिन को ढूंढना होगा और हिसाब बराबर करना होगा, लेकिन पंपकिन बस जमा ही लेता है। उसकी टोन कुछ खास वेलकमिंग नहीं है। मैं वहां खड़ा होकर एक ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ। पंपकिन चलो उस पार लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। पंपकिन थोड़ा सा हिलता है। उसके मुंह का कोना कुछ इस तरह मुड़ता है जो एक कोल्ड स्मर्क, ठंडी मुस्कान जैसा लगता है। मुझे एक बुरी फीलिंग आती है। क्या यह बिल्ली नींद से जगाए जाने पर चिड़चिड़ी हो गई है? अगले ही पल पंपकिन एक आवाज निकालता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वह सीधा मेरे पैरों से टकराता है। पंपकिन को साफ तौर पर उम्मीद है कि यह फाइट भी पिछली वाली की तरह ही जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ महीने पहले वाला वही बेबस बच्चा नहीं हूँ। जब वो मुझसे टकराता है तो मैं उसके साथ रोल करता हूँ, एकदम क्लीन और कंट्रोल्ड तरीके से। मैं उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता हूँ, स्टडी मजबूती से लैंड करता हूँ और हमारे बीच की दूरी खोल देता हूँ। पंपकिन पलके झपकाता है। वे एम्बर आंखें सरप्राइज से भर जाती है। मैं एक प्रॉपर स्टांस में अपने पैरों को सेट करता हूँ। अपने चेहरे को गार्ड करने के लिए मुट्ठियां ऊपर उठाता हूँ। मैं सांडा किकबॉक्सिंग का स्टांस लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पंपकिन फिर से ब्लर हो जाता है। अटैक फिर से आता है। म्याऊं बैराज, म्याऊं की बौछार, इस बार फुल स्पीड पर। पंजे अंदर खींचे हुए अपने सॉफ्ट पॉ पैड्स नरम पंजों को मुट्ठियों की तरह यूज करते हुए वह एक रिलेंटलेस असॉल्ट लगातार हमला कर देता है। मैं सीधे उसका सामना नहीं करता। इसके बजाय मैं अपना फुटवर्क यूज करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और एक ओपनिंग का इंतजार करता हूँ। पंपकिन की स्पीड ओवरवेलमिंग है। बाहर से देखने पर वह पूरी तरह से कंट्रोल में लगता है, लेकिन जैसे ही वह एक फाइनल डिसाइसिव पाउंस आखिरी छलांग के साथ फाइट खत्म करने के लिए हवा में उछलता है, मैं वीक पॉइंट स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ और एक हाई किक मारता हूँ। वह सीधा पंपकिन के अंडर बेली, पेट के निचले हिस्से पर जाकर लगती है। मेरा पैर बस पहुंचने ही वाला होता है कि तभी पंपकिन हवा में घूम जाता है और डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर हो जाता है। वह हमारे बगल वाले सोफे पर लैंड करता है। वह अपना सिर हिलाता है। उसकी एम्बर आंखें अविश्वास से फटी हुई है। मैं भी उसके बगल में सोफे पर गिर जाता हूँ। मेरी सांसें तेज चल रही हैं। यह फाइट सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चली, लेकिन मैंने पूरे टाइम जिस लेवल का फोकस बनाए रखा उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया है। मैंने इंटरफेस पर एक्सपी गेन चेक किया। वह फाइट पूरे 1 घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग के बराबर थी। मैं एक उम्मीद भरी नजर से पंपकिन की तरफ मुड़ता हूँ। तो क्या हम कभी फिर से ऐसा कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पोटेंशियल को मानते हुए पंपकिन का बर्ताव काफी सॉफ्ट हो जाता है। वह जवाब में धीरे से म्याऊं करता है। मैं दौड़कर पंपकिन के पास जाता हूँ और थैंक्स बोलने के लिए रिस्पेक्ट के साथ अपने हाथ जोड़कर झुकता हूँ। टाइम उड़ता है। जब तक मैं 9 महीने का होता हूँ मेरी हाइट 87 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि एक एवरेज 2 साल के बच्चे का साइज है। फिजिकल कैपेबिलिटी के मामले में मैं टीनेज किशोरावस्था के बेंचमार्क को बहुत पहले ही पार कर चुका हूँ। इस दुनिया में पेरेंट्स बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और क्रिस्टल भी जेली अवेलेबल होने के साथ कई बच्चे बहुत ही रिमार्केबल तेज स्पीड से डेवलप होते हैं। यहाँ 1 साल के बच्चे का चलना और खुद खाना कोई अजीब बात नहीं है। एक दिन मैं स्पार्क
स्पार्कलिंग वाटर की एक कैन कोको के पास ले जाता हूँ। वह मुझे आते हुए देखती है और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। तुम्हें क्या चाहिए या तुम्हारे लिए है? मैं कैन आगे बढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरी स्पारिंग पार्टनर बनोगी? कोको मुझे घूरती है। उसे पक्का यकीन है कि उसने कुछ गलत सुना है। बेशक यह छोटा बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी हाइट 122 सेंटीमीटर है। वह उससे पूरा एक सिर लंबा है और वह उसे स्पार करने के लिए कह रहा है। यह तो सीधे सीधे मार खाने वाली बात है, लेकिन उसकी उन विनती करती हुई छोटी छोटी आंखों को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल होती है और उसके हाथों में खुजली होने लगती है। 1 मिनट के मोल भाव के बाद हम दोनों बेडरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। कोको एक शैतानी स्माइल के साथ अपनी उंगलियां चटकाती है। हमारी बात पक्की हुई। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाती हूँ तो कोई रोना धोना नहीं और मॉम को तो बिल्कुल नहीं बताना, समझ गए? मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं अपने बाएं पैर से जोर लगाकर आगे बढ़ता हूँ। शुरू में कोको मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। वह मुझे उड़ता हुआ पीछे भेजने के लिए एक किक मारने की तैयारी करती है, लेकिन मैं जल्दी से साइड हटता हूँ और आसानी से उससे बच जाता हूँ। उसी पल मैं उसका पैर पकड़ता हूँ, अपना वजन आगे की तरफ डालता हूँ और अपना सिर जोर से उसके पेट में मारता हूँ। उफ! कोको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बिस्तर पर जा गिरती है। वह वापस उठती है और आंखें फाड़कर मुझे घूरती है। गिरने से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दिमाग को जो शॉक लगा है वो बहुत बड़ा है। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। इस बच्चे को पैदा हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है ना? वो गहराई से सोचने लगती है और किसी तर्क वाली एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करती है। मॉम ही उसे हॉस्पिटल से घर लाई थी। असल में किसी ने भी उसे पैदा होते हुए नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। वो घूमती है, बेडरूम से बाहर भागती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है, मॉम, आपको धोखा दिया गया है। यह आपका असली बेटा नहीं है। बाहर लिविंग रूम में कोको मिया को ढूंढते हुए इधर उधर भागती है और पूरे टाइम चिल्लाती रहती है, मॉम मॉम, आपको बेवकूफ बनाया गया है। यह आपका नहीं है। यह एक एलियन क्रिएचर है जिसे पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा गया है। मैं दरवाजे में खड़ा होकर एक चमकदार स्माइल के साथ सब कुछ देख रहा हूँ और जो कुछ भी सामने हो रहा है उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। और सच में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने सोचा था। 5 मिनट बाद मिया अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म करती है। सबसे पहला काम जो वह करती है वह है कोको का कान पकड़ना और उसे अच्छी तरह से डांटना। अगर तुमने दोबारा इस तरह का हंगामा किया और मेरी क्लास डिस्टर्ब की तो तुम्हें डिनर में कोई मीट नहीं मिलेगा। कोको अपना कान मसती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। मॉम का हाल भी फिल्मों के उन साइड कैरेक्टर्स जैसा होने वाला है जो कभी हीरो की बात नहीं मानते और आखिर में एलियन क्रिएचर के हाथों खाए जाते हैं। एक बार जब मिया को समझ आ जाता है कि असल में क्या हुआ था तो वह मार्कस के वापस आते ही उसे सब कुछ बता देती है और इस तरह कोको और मेरा दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार कोको अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करती है, इस बात की जिद के साथ कि वह अपने सामने खड़े एलियन क्रिएचर का सच सबके सामने लाएगी। मैं शांत रहता हूँ, उसके हर एक मूव को पढ़ता हूँ और एकदम क्लीन तरीके से काउंटर करता हूँ। मैं उसकी टेक्निक में कमियां ढूंढता हूँ। इस तरह की हाई इंटेंसिटी स्पारिंग से एक्सपी बहुत तेजी से ग्राइंड होता है और 5 टेराबाइट स्टडी मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद को एक सीजन स्ट्राइकर की तरह कैरी करता हूँ। बचना, रोकना, काउंटर करना, यहाँ तक कि दुश्मन की लय को बिगाड़ना, यह सब अब मेरी आदत बन चुका है। दूसरी तरफ कोको ने कुछ सालों तक कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली है, लेकिन गहराई से ना पढ़ने की उसकी आदत की वजह से उसकी टेक्निक में अभी भी कई कमियां हैं। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो एक किक मारने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खुद को खुला छोड़ देती है। वीक पॉइंट स्ट्राइक के बोनस के साथ कारपेट भी उसे नहीं बचा पाता। कोको दर्द से कराते हुए जमीन पर गिरती है। वह वहां पड़ी हाँफ रही है और खाली नजरों से छत को घूर रही है। सब खत्म हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, यह एलियन क्रिएचर पृथ्वी पर कब्जा करने वाला है। मेरे सीखने की स्पीड एक बार फिर मार्कस की उम्मीदों से आगे निकल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुंच रहा हूं। मार्कस हम दोनों को एक प्रॉपर बूस्ट देने की उम्मीद में सेलिब्रेट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा डिशेस बनाता है। गर्मियों की छुट्टियों के अगले 2 महीनों के लिए गोल्ड मेडल स्पारिंग पार्टनर कोको ऑफिशियली ड्यूटी पर रिपोर्ट करती है। उसका इकलौता गोल मुझे हराना और मेरे असली एलियन रूप को सबके सामने लाना है। वह जो भी चैलेंज मुझे देती है मैं उसका वेलकम करता हूँ, क्योंकि मिरर मोड में लड़ने से एक्सपी इतनी तेजी से ग्राइंड होता है जिसकी बराबरी और कोई चीज नहीं कर सकती। टाइम बीतता जाता है, अक्टूबर आ जाता है और उसके साथ ही मेरे नए जन्म के बाद मेरा पहला जन्मदिन। मार्कस और मिया टेबल पर तालियां बजाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। मिया कोको का कान हल्का सा खींचती है और वह भी बेमन से उनके साथ गुनगुनाने लगती है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, अपनी बोतल पकड़े हुए उसे ऐसे उठाता हूँ जैसे कोई टोस्ट हो और उसे एक ही घूंट में पी जाता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक विश मांगता हूँ और एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा देता हूँ। गिफ्ट्स के लिए कोको अपनी पॉकेट मनी से एक एलियन 5 मूवी आर्ट बुक खरीदती है और उसे मेरी तरफ खिसका देती है। वह एलियन बेस की तरफ इशारा करती है और ऐसे ही कैजुअली पूछती है, घर वापस वे मांस खाने वाले फूल खिल रहे हैं, क्या तुम उन्हें देखने वापस नहीं जा रहे? फिर मार्कस की बारी आती है। वह मुझे छोटी सी नीली बोतल देता है। यह विज्ञापनों में दिखने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट ड्रिंक्स जैसी दिखती है, लेकिन जब मैं लेबल देखता हूँ तो उस पर लिखा होता है ग्रेड 1 एसेंस टॉनिक। मार्कस मुस्कुराता है, इसे सीधा पी जाओ, यह क्रिस्टल बी
घी जेली से बेहतर एब्जॉर्ब होता है। मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ और उस टॉनिक को एक ही घूंट में पी जाता हूँ। मेरे गले से लेकर मेरे पैर के अंगूठों तक एक ठंडी रिफ्रेशिंग लहर दौड़ जाती है। एनर्जी बार सीधे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता है, फिर एक के बाद एक कई और नोटिफिकेशंस पॉप अप होते हैं। पूरे 1 साल की ग्राइंडिंग और मेरी पहली बड़ी अचीवमेंट फाइनली अनलॉक हो गई है। 30 पॉइंट्स की फिजिक के साथ अब मैं एक फिजिकली एक्टिव एडल्ट आर्मी के बराबर हूँ। मैं डिटेल रिवॉर्ड डिस्क्रिप्शन खोलता हूँ। मेरी मौजूदा सभी टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशंस में बीस्ट फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर बूस्ट देता है। फिर मैं पैसिव टैलेंट रिवॉर्ड चेक करता हूँ। प्रीडेटर, यह एक नॉन कॉम्बैट टैलेंट है। इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता, लेकिन यह इन्फिनिटली स्टैक हो सकता है। आगे चलकर हर दिन की ट्रेनिंग प्रीडेटर टैलेंट के साथ मिलकर थकान और फिजिकल डैमेज से जल्दी रिकवरी देगी। मैं रिवॉर्ड स्क्रीन बंद करता हूँ और अपनी नजरें अगले एवोल्यूशन माइलस्टोन पर टिका देता हूँ। 30 पॉइंट्स का मतलब है एक हेल्दी एडल्ट, तो 100 पॉइंट्स पक्का इंसानी शरीर की आखिरी लिमिट होगी। और अल्टीमेट फॉर्म की बात करें तो क्या वह इंसानी शरीर की लिमिट से भी परे कोई चीज हो सकती है? लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सामने एक नए गोल के साथ मुझे एक बार फिर अंदर से मोटिवेशन फील होता है। पहला माइलस्टोन पूरा हो गया है, दूसरा सच में कितनी दूर हो सकता है। उस रात मैं अपनी इवॉल्व हुई फिजिकल कैपेबिलिटीज का पूरा टेस्ट लेता हूँ। मार्कस साइड में खड़ा होकर अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वो ताकत हो, जंपिंग हो या 100 मीटर की स्प्रिंट हो या फिर उसके बाद होने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट। हर रिजल्ट प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर आता है। मार्कस को मुश्किल से ही यकीन हो पा रहा है कि उसका बेटा अभी अभी 1 साल का हुआ है और उसने प्रोग्राम की हर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। वह उसी वक्त सारे एप्लीकेशन मटेरियल्स अपलोड कर देता है। हम मिया को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। पूरी फैमिली चुपचाप ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगती है। जब हम सबको लगता है कि ऑफिस आज के लिए बंद हो गया होगा और हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या मिस्टर मार्कस घर पर हैं? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। उसी पल इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। यह कंफर्म करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव दरवाजे पर है, वे सीधे हमारे पास आए। यह तो बहुत तेज था। मार्कस उसे अंदर आने देने से पहले उस विजिटर की क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करता है। विजिटर डायरेक्टर ग्रांट हैं, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। दरवाजा बंद होने के बाद डायरेक्टर ग्रांट मार्कस और मिया के साथ एप्लीकेशन की डिटेल्स चेक करते हैं और फिर पूछते हैं कि छोटा काई कहाँ है। मार्कस एक गहरी सांस लेता है और बेडरूम का दरवाजा खोलता है। उसका बच्चा काफी टाइम से लो प्रोफाइल रहा है। अब टाइम आ गया है यह दिखाने का कि वो किस चीज का बना है। डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने खड़े बच्चे को देखते हैं, जो अपने पैरों पर तेज है, बोलने में साफ है, और फिर वापस अपने हाथों में मौजूद फाइल पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से टैलेंटेड बच्चे देखे हैं और उन्हें लगा था कि वह इसके लिए तैयार थे, लेकिन अभी यह दुनिया उन्हें थोड़ी अजीब लग रही है। वह मुझसे कई सवाल पूछते हैं, मेरी पहचान और अप्लाई करने के मेरे इंटेंट को कंफर्म करते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह अपने केस में हाथ डालते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच निकालते हैं। वह मुझसे इसे पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे पहनता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं इसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स लॉक एक सेफ्टी मेजर है। एक बार सिलेक्शन पूरा हो जाने के बाद यह अपने आप खुल जाएगा और इसे बाद में वापस ले लिया जाएगा। वह अपनी बात खत्म करते हैं और एंट्रेंस के पास रखे शो कैबिनेट की तरफ देखते हैं। कैलिको कैट पंपकिन उसके पीछे छिपी हुई है और उस अजनबी को देख रही है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने मेंशन किया था कि बच्चे के पास बिल्लियों से बात करने की एबिलिटी है। आप इस बॉन्डेड पेट को साथ ला सकते हैं। यह सिलेक्शन के टाइम काम आ सकता है। उस 10 मिलियन ग्रांट के लिए मिया मुझे रात के टाइम एक प्राइवेट जेट में बिठाकर जिंगा के प्रोडिजी सिलेक्शन बेस की तरफ ले जाती है। 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं। हमें अंधेरे में डूबी एक डॉर्मेट्री हॉस्टल बिल्डिंग में ले जाया जाता है। बत्तियां बुझी हुई हैं। मुझे लगता है कि सबको सो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं हमें 6 या 7 साल के 2 बच्चे एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े मिलते हैं। टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। एक अपनी कमर पर हाथ रखे पानी की बोतल पकड़े खड़ा है और बहुत ही घमंड के साथ कहता है, मैं 5 मीटर तक सुसु कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? दूसरा बच्चा अपना मुंह सिकोड़ता है और अपनी नाक से बहते हुए 2 लंबे सोंड नाक की गंदगी को वापस अंदर खींच लेता है और उसे सेटिस्फैक्शन के साथ चबाते हुए पलटकर जवाब देता है, मैं कच्चा सोंड खा सकता हूँ, एक बार में 2, मुझे हरा कर दिखाओ। 2 छोटे जीनियस अपने अपने टैलेंट्स दिखा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। यह एक ड्रॉ बराबरी है। अपनी इस टक्कर के बीच वे नोटिस करते हैं कि कुछ लोग बिल्डिंग में आ गए हैं। दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से आवाज लगाते हैं, रुको, डॉक्टर वेंडी कहाँ है? वह कहीं बाहर गई है। और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता वे गायब हो जाते हैं। मैं आसपास का नजारा देखता हूँ।
बाहरी घेरा एक मिलिट्री बेस है, अंदर प्रोडिजी सिलेक्शन बेस है। सिलेक्शन फैसिलिटी को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन सैन्य अड्डे के अंदर रखना बाहरी खतरों से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। डायरेक्टर ग्रांट अपना फोन निकालते हैं और हमें मिलने के लिए किसी को कॉल करने ही वाले होते हैं कि तभी सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक जवान औरत हाथ में एक फोल्डर लिए हमारी तरफ आती है। वह पास आते हुए डायरेक्टर ग्रांट को ग्रीट करती है। डायरेक्टर ग्रांट, इस बार आप बेस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। प्रोडिजी प्रोग्राम के 15 सालों में आज पहली बार हम एक ऐसे एप्लीकेंट उम्मीदवार को देख रहे हैं जो अभी अभी 1 साल का हुआ है। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से उनसे हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर वेंडी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, लेकिन ये बच्चा सच में कुछ अलग है। क्या ऐसा है? तो फिर मैं इसे बहुत ध्यान से देखूंगी। डॉक्टर वेंडी की नजर मुझ पर पड़ती है। मैं ऊपर देखता हूँ और उनके कोट पर लगा नेम टैग पढ़ता हूँ। डॉक्टर वेंडी, इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड्स, असाधारण खूबियों का संस्थान। डॉक्टर वेंडी मिया से कुछ बातें करती हैं, फिर मेरी तरफ मुड़ती हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, काई? वह नोटिस करती हैं कि मैं अभी भी उनके नेम टैग को घूर रहा हूँ। वह हंसती हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? सॉरी, मेरे पास दूध नहीं है। मैं सपाट लहजे में जवाब देता हूँ, मैं अब नॉर्मल खाना खाता हूँ। वह मुझे आसानी से उठा लेती हैं और मेरे गाल खींचती हैं। जाहिर तौर पर टेक्सचर स्किन से सेटिस्फाइड होकर वह मिया की तरफ देखती हैं। यह बहुत प्यारा है, क्या मैं इसे किस कर सकती हूँ? बिल्कुल शौक से। उसे यह सब बहुत पसंद है। पसंद है? कब से? यह शौक से वाली परमिशन किसने दी? इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता, डॉक्टर वेंडी मेरे चेहरे पर कई किस करती हैं और मेरे चेहरे को लिप प्रिंट्स, होठों के निशानों से भर देती हैं। डॉक्टर वेंडी फिर हमें हमारे लिए तय किए गए क्वार्टर्स में ले जाती हैं। यह एक पूरी तरह से इक्विप्ड सुविधाओं वाला अपार्टमेंट है जो इतना आरामदायक है कि घर जैसा लगता है। थोड़ा आराम कर लीजिए। असेसमेंट, मूल्यांकन का प्रोसेस कल से शुरू होगा। वह मिया को एक एक्सेस कार्ड देती हैं और चली जाती हैं। हम अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया दरवाजा खोलती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। दरवाजे पर 20-30 बच्चे भीड़ लगाए खड़े हैं। सभी अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दनें लंबी कर रहे हैं। हमने सुना है कि कोई 1 साल का अजीब बच्चा आया है। मिया एक तरफ हट जाती है, आधी खुश और आधी परेशान, और मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स, विरोधियों से मिलने के लिए इशारा करती है। मैं पास जाता हूँ, एक नजर देखता हूँ और कहता हूँ, इतनी रात हो गई है, क्या तुम सब सोते नहीं हो? हम सो ही रहे थे जब तक कि इन दोनों ने सबको जगह नहीं दिया। वे दोनों लीडर्स की तरफ इशारा करते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा और सोंठ खाने वाला बच्चा। यह देखकर कि जो उनसे बात कर रहा है वह सच में इतना छोटा है, वह एक्साइटमेंट के साथ एक के बाद एक सवाल दागने लगते हैं। क्या तुम भूख लगने पर रोते हो? क्या तुम लड़ते हो? अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या तुम अपनी मोम के लिए रोओगे? मैं उस सस्पेंडर्स, पैंट को लटकाने वाली पट्टियां पहने लड़के की तरफ देखता हूँ जिसने यह पूछा था और एक धीमी मतलब भरी स्माइल देता हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सुबह बेस का अस्पताल मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बालों के सैंपल का एनालिसिस करता है। उनके पास जो भी प्रोसीजर, प्रक्रिया है, मैं उन सबसे गुजरता हूँ। फिर डॉक्टर वेंडी के इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को फॉलो करते हुए मैं स्मार्ट वॉच के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और स्क्रीन पर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स पॉप अप होता है। डॉक्टर वेंडी एक्सप्लेन करती है, पोटेंशियल स्कोर ही वह मेन मेट्रिक जो यह तय करता है कि तुम सिलेक्शन पास करते हो या नहीं। यहाँ तुम जो भी काम करते हो वह असेसमेंट का हिस्सा है। हम हाई पोटेंशियल स्कोर वाले बच्चों की तलाश कर रहे हैं। मैं यह दिखाने के लिए सिर हिलाता हूँ कि मैं समझ गया हूँ, फिर कंफर्म करता हूँ। फिलहाल 126 कैंडिडेट्स, उम्मीदवार इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर कदम रखता हूँ, वॉच बीप करती है। मैं अपनी कलाई उठाता हूँ। मुझे पहले ही एक पॉइंट मिल चुका है। डॉक्टर वेंडी एक्सप्लेन करती है कि पोटेंशियल स्कोर का असेसमेंट एक डेडिकेटेड, समर्पित इवैल्यूएशन, मूल्यांकन टीम करती है। ज्यादा मत सोचो, बस यहाँ वैसे ही रहो और सीखो जैसे तुम नॉर्मली करते। मैं सिर हिलाता हूँ, समझ गया। अब मेरे सामने एक क्लियर पिक्चर, साफ तस्वीर है। मेरा नॉर्मल रूटीन है खाना, सोना और एक्सपी ग्राइंड करना, तो मैं बस उन्हें देखने दूंगा। वॉच फिर से बीप करती है। मुझे लगा था कि सिलेक्शन में एग्जाम्स, फिजिकल टेस्ट, शायद रिंग में कोई फाइट होगी, लेकिन शेड्यूल में सबसे पहली चीज एक क्लास है। जब मैं सब्जेक्ट का नाम देखता हूँ तो मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूँ। आज का लेसन माइंड कल्टीवेशन मेथड, दिमाग को साधने का तरीका। एक छोटे से क्लासरूम में एक सफेद बालों वाला टीचर माइंड कल्टीवेशन मेथड के बेसिक समझा रहा है। कमरे में मौजूद 4 स्टूडेंट्स हाल ही में आए हैं और बाकी 3 पहले से ही जाने पहचाने चेहरे हैं। 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा, सोंठ खाने वाला बच्चा और सस्पेंडर्स वाला बच्चा। वे तीनों मुश्किल से ही ध्यान दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में वे मेरी तरफ मुड़ते हैं और मुंह बनाते हैं। यह इतना छोटा है, क्या इसे इसमें से कुछ समझ भी आ रहा है? सोंठ खाने वाला बच्चा धीरे से बड़बड़ाता है। टीचर उसकी तरफ एक नजर देखता है और अपनी बात जारी रखता है। मेंटल कल्टीवेशन की न्यू मेडिटेशन ध्यान है, एक स्पेशल कंपाउंड मिश्रण के साथ। मेडिटेशन के दौरान दिमाग शरीर से आजाद हो सकता है और हायर डायमेंशनल क्षेत्रों की यात्रा कर सकता है। मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद टीचर 4 शीशियां निकालता है, हम में से हर एक के लिए एक। मैं अपनी शीशी पर लगे लेबल को देखता हूँ, उसका ढक्कन खोलता हूँ और उसे धीरे धीरे पीता हूँ। यह असल में काफी
काफी मीठा है। अगले ही पल मुझे वेटलेस महसूस होने लगता है, जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया हो। मेरे सेंसेस ब्लर धुंधले होने लगते हैं। टीचर के गाइडेंस निर्देशों को फॉलो करते हुए मेरी चेतना होश बहने लगती है और मैं जल्दी ही खुद को गहरे घने अंधेरे वाली एक जगह पर पाता हूँ। इस मेडिटेटिव जर्नी में रूल सिंपल है, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन कुछ देर बाद प्रेशर बढ़ने लगता है। यह आंखें बंद करके आगे चलने जैसा है, यह जानते हुए भी कि रास्ते में कुछ नहीं है। दूर तक जाना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तुम बस कुछ दूर ही जा सकते हो, इससे पहले कि आंखें खोलने की तड़प बर्दाश्त के बाहर हो जाए। लेकिन अभी मैं मेडिटेशन में गहराई तक डूबा हुआ हूँ और मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि महसूस करते हुए आगे बढ़ता रहूं। 8 मिनट बाद 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा और सोंठ खाने वाला बच्चा पसीने से तरबतर हैं और जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। वे मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। सस्पेंडर्स वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा टिकता है। 10 मिनट बाद वह अपनी आंखें खोलता है। वह थकी हुई लेकिन एक ट्रायम्फेंट जीत वाली स्माइल के साथ बाकी दोनों को देखता है। फिर तीनों मेरी तरफ देखने लगते हैं। उनके एक्सप्रेशंस अविश्वास, हैरानी में बदल जाते हैं। क्या सच में इस छोटे से बच्चे की मेंटल एंड्योरेंस, मानसिक सहन शक्ति उनसे ज्यादा हो सकती है? वे तीनों अजीब से चेहरे बनाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर जाते हैं वे खुद को रोक नहीं पाते। आओ उस अजीब बच्चे को देखो। देखते ही देखते बच्चों का एक ग्रुप एक एक करके दौड़ता हुआ आता है और खुद को क्लासरूम की खिड़की के बाहर चिपका लेता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सो गया हो, है ना? हाँ, सही कहा। तुम्हें सच में लगता है कि वो फोकस सीरम पीने के बाद कोई सो सकता है? हाँ, सही कहा। मैं खुद का ही बेवकूफ क्यों बनाऊंगा जबकि वे सब बातों में लगे हुए हैं। बाहर मैं क्लासरूम के अंदर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं अपनी वॉच चेक करता हूँ। सिर्फ 14 मिनट बीते हैं, फिर भी किसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे 3 दिन और रातें जी ली हूँ। मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूँ और अपना स्टेट पैनल खोलता हूँ। जैसे ही मैं नंबर्स देखता हूँ मेरा मूड अच्छा हो जाता है। यह पहली बार है जब मेरे मेंटल स्टेट्स एक्चुअल ट्रेनिंग के जरिए बढ़े हैं। लगता है इस जगह पर आना मेरा सही फैसला था। एकेडमी में आने के बाद से मैंने जल्दी से खत्म कर लिया है लेसन्स का मेरा सबसे पहला राउंड। आगे आने वाले कोर्सेज के नाम देखकर मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे मेंटल स्टैट्स सिर्फ पैनल के रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए ही बढ़े हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए सच में कोई टेक्निक्स भी होती है। जैसे ही मैं एक सेशन खत्म करता हूँ और फिर से शुरू करने की तैयारी करता हूँ, प्रोफेसर जो मुझे रोकने के लिए अंदर आते हैं। क्लास के बाद मैं अपनी वॉच की स्क्रीन पर मौजूद इंफॉर्मेशन पर नजर डालता हूँ। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, क्या पोटेंशियल पॉइंट्स इकट्ठा करना सच में इतना आसान